हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हाजिर हुई हूँ साइकोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। इस प्रैक्टिस सेट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप NTA-NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह के PGT जैसे KVS PGT, DSSSP PGT या UPHESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो चलिए हम अपना वक्त ना ज़ाया करते हुए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक के रूप में किसका नाम संबंधित है? Whose name is associated with action research as a propounder? तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो प्रतिपादक हैं वो है स्टीफन एम कोरे। आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, स्टीफन एम कोरे। कौन सा कथन क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है, फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है उसी टॉपिक से कि कौन सा कथन जो है निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ऐसा है जो एक्शन रिसर्च के बारे में सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्शन रिसर्च होता है उसमें उसकी जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो हाई होती है, ये करेक्ट है। इसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो सदैव निम्न रहती है, ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तीसरा जो ऑप्शन है ये स्पॉट पर किया गया अनुसंधान है, ये करेक्ट है। और फिर जो लास्ट ऑप्शन आपका है कि ये तत्काल समस्या समाधान से संबंधित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्शन रिसर्च होते हैं उसमें किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता अपने निर्णयों तथा क्रियाओं को दिशा निर्धारण करने, उन्हें सही बनाने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है उसे कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्शन रिसर्च, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध ऐसी समस्याओं से होता है जो तात्कालिक होती हैं तथा जिनके तत्काल समाधान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एक्शन रिसर्च होता है उसमें किसी भी प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कोई ऐसी समस्या जिसका तत्काल समाधान हो, संभव हो, वो कहाँ पे होता है? एक्शन रिसर्च में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अनुसंधान अभिकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो रिसर्च करते वक्त जो रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है? क्या पूछ रहे, द बेसिक पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन इज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट के 3 ऑप्शन हैं वो सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान करना मकसद नहीं होता, अनुसंधान में कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। परिकल्पना का निर्माण करना ये भी सही नहीं। जो फर्स्ट ऑप्शन है कि अनुसंधान प्रश्न का उत्तर प्रदान करना ही अनुसंधान अभिकल्प का मुख्य उद्देश्य होता है, रिसर्च डिजाइन का पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि वो बच्चे जो कि प्रोग्रेसिव फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसे बच्चों में किस तरह का मोटिव पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 मोटिव दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज करना। तो मैं आपको बता, ऐसे बच्चे जो कि प्रोग्रेसिव फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसे बच्चों में अचीवमेंट मोटिवेशन का लेवल काफी हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सामाजिक संलग्नता या रुचि अच्छे स्वास्थ्य का बैरोमीटर ये किसने कहा? तो मैं आपको बता, सोशल इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट अच्छे स्वास्थ्य का बैरोमीटर, ये कथन जो है एडलर का। एडलर ने ही कहा था कि जो पर्सन सोशली इन्वॉल्व जिस पर्सन का सोशल इन्वॉल्वमेंट या सोशल इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा होता है तो ऐसे पर्सन जो होते हैं हेल्दी होते हैं। ये कोटेशन है किसका? एडलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिकता का आधारभूत तत्व क्या है? तो नैतिकता जो मोरालिटी होती है उसके जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं उसमें कॉग्निशन भी है, उसमें इमोशन भी है, बिहेवियरल एस्पेक्ट भी होता है। यानी क्या हो सकता है? कॉग्निशन, इमोशनल, व्यवहारात्मक यानी बिहेवियरल, ऑल ऑफ द एबव, यानी जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सामाजिक मूल्य बाह्य होते हैं जबकि नैतिक मूल्य होते हैं किस तरह के होते हैं। सामाजिक मूल्य
यानी सोशल वैल्यूज जो होती है, सोशल वैल्यूज आर एक्सटर्नल, वेयर एज मोरल वैल्यूज आर किस तरह के होते हैं, इंटरनल होते हैं, आंतरिक होते हैं। किसने लिखा है कि एक संपन्न कल्पनाशील जीवन के निर्माण में समय और अकेलापन लगता है? ये कोटेशन है कि एक संपन्न कल्पनाशील जीवन के निर्माण में समय और अकेलापन लगता है, ये कोटेशन है किसका, J.L. सिंगर 1968 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता व्यक्ति के किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र में दुर्लभ एवं विलक्षण प्रज्ञा होती है, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है डेविड आसुबेल की। डेविड आसुबेल ने क्रिएटिविटी को डिफाइन करते हुए कहा कि क्रिएटिविटी वाज डिफाइंड एज रेयर एंड यूनिक टैलेंट इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एंडीवर। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है किसके जरिए दी गई, डेविड आसुबेल के जरिए दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम चुनते हैं। क्या पूछ रहा है कि अटेंशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करते हैं, दिए गए ऑप्शंस में आपको चूज करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अवधान में हम अपनी मनपसंद की यानी अपनी इंटरेस्ट की, अपनी रुचि की वस्तुओं को सिलेक्ट करते हैं। यानी बहुत सारे उद्दीपकों में से किसी एक उद्दीपक पर ध्यान देना ही क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। और हम उसी उद्दीपक पर, उसी स्टिमुलस पर फोकस करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन है आपका रुचि की वस्तुएं, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है कि मनोविज्ञान विज्ञान है। तो क्या पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, द अनकॉन्शियस, द सोल एंड द लास्ट क्या पूछा, बिहेवियर। तो मैं आपको बता, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो दिए गए ऑप्शंस में जो लास्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान पद का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि द टर्म साइकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय किसके जरिए, मेलेंगटन के जरिए यूज किया। साइकोलॉजी जो टर्म है उसका यूज सबसे पहले मेलेंगटन के जरिए किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को पता नहीं होता। तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जो टर्म है उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया किसके जरिए, मेलेंगटन के जरिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया। मनोविज्ञान जो है व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम किसके जरिए परिभाषित किया गया। साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वाटसन। वाटसन ने ही व्यवहारवाद की बुनियाद डाली, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। वाटसन पहले साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद की बुनियाद डाली, और वाटसन ने ही मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की। तो मनोविज्ञान की जो फर्स्ट लैब थी किसने स्थापित की, लिप्जिंग में उंट ने। यानी हु इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, विलियम उंट ने लिप्जिंग में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, विलियम उंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक मनोविकृति के निदान एवं उपचार में कार्य करता है। क्या पूछ रहा है कि मनोविज्ञान में which of the following in psychology deals with diagnosis and treatment of psychological disorders। मनोविज्ञान की वो कौन सी ब्रांच है, साइकोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें कोई जो साइकोलॉजिस्ट होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करता है और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट करता है। तो ये आपको मालूम होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में ही मेंटल डिसऑर्डर्स जो होती हैं, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डायग्नोस किया जाता है और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मनोविज्ञान की परिभाषा में व्यवहार का अर्थ है। तो व्यवहार का मतलब क्या होता है। इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर मीन्स बाह्य या दिखने वाले कार्य एवं प्रतिक्रिया। वो बिहेवियर का मतलब होता है वो रिएक्शंस या एक्शंस जो कि दिखाई देते हैं, जो कि ओवर्ट होते हैं, जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, वो बिहेवियर कहलाते हैं। यानी आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आधुनिक मनोविज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण मुख्य नहीं है, जो मॉडर्न है, विच इज नॉट द मेजर अप्रोच ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें जो स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी है वो दृष्टिकोण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा अहम नहीं है। तो स्ट्रक्चरल जो संरचनात्मक मनोविज्ञान यानी स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सबसे ज्यादा कार्य कर रहे हैं। मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में यानी इन विच एरिया ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट आर हाईली इन्वॉल्व्ड। क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में आज साइकोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा है कि 2 वर्ष तक के बच्चे संवेदी पेशी विकास की अवस्था में होते हैं। Children up to the age of 2 years are in the stage of sensory motor development. Who said this? पियाजे की थ्योरी है ये। पियाजे ने अपनी थ्योरी में कहा था, ये सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की बात कही है। तो पियाजे के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वीर पूजा का संबंध है, हीरो वर्शिप इज रिलेटेड विद एडोलसेंस पीरियड से, जिसमें हम किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं किस पीरियड में, एडोलसेंस पीरियड में ही, और उसकी मॉडलिंग करते हैं, उसकी बिहेवियर या व्यवहार का अनुकरण करके चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि की सीमा तय होती है, द लिमिट ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड बाई। वृद्धि की जो द लिमिट ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड बाई किसके द्वारा, वृद्धि की जो सीमा होती है, ग्रोथ होती है, लिमिट ऑफ ग्रोथ कैसे फिक्स होती है, तय होती है, प्राणी के आंतरिक कारकों से, इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि से सर्वाधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं, विच मेथड प्रोवाइड्स मोस्ट रिलायबल रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए ही सबसे ज्यादा रिलायबल रिजल्ट की प्राप्ति होती है, विश्वसनीय परिणाम की प्राप्ति होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक स्वर्णकार का पुत्र एक कुशल स्वर्णकार बनता, ये उदाहरण है। क्या पूछ रहे, द सन ऑफ गोल्ड स्मिथ बिकम्स एन एक्सपर्ट गोल्ड स्मिथ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये सोशल हेरिडिटी का एग्जाम्पल है, ना कि बायोलॉजिकल हेरिडिटी का। क्योंकि एक पेशा है कि एक सोनार का बेटा सोनार बनता है, एक लकड़हारे का कह सकते हैं कि एक जो बढ़ई का है कारपेंटर का बेटा क्या होता है, कारपेंटर बनता है, एक लकड़हारे का बेटा लकड़हारा बनता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोशल जो हेरिडिटी है उससे तय की जाती है, ना कि बायोलॉजिकल हेरिडिटी के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तन को कहा जाता है। क्या पूछा, द फिजिकल चेंजेस दैट ऑकर फ्रॉम कंसेप्शन टू मैच्योरिटी इज नोन एज। क्या पूछ रहा है कि गर्भ अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, नॉट डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है कंसेप्शन टू डेथ होता है, नॉट मैच्योरिटी। तो जो 21 साल की उम्र तक जो ग्रोथ होती है हमारे अंदर उसको हम कहते हैं ग्रोथ, है ना। और जो कंसेप्शन टू डेथ तक जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। उसमें डेवलपमेंट में सब आता है, सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, उसमें सब कुछ होता है आपका, फिजिकल, इमोशनल, मोरल, सोशल, सारे एस्पेक्ट जितने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सारी चीज़ें जो आती हैं वो डेवलपमेंट में आती हैं। तो यहाँ पे पूछ है कि गर्भ अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तनों को कहा जाता है। द फिजिकल चेंजेस दैट ऑकर फ्रॉम कंसेप्शन टू मैच्योरिटी इज नोन एज ग्रोथ। ओके,